हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कवि अज्ञेय द्वारा लिखी गई कविता नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता कवि अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। यह कविता अज्ञेय के काव्य संकलन हरि खास पर स्वयंवर में संकलित है। नदी के द्वीप कविता का प्रकाशन 1949 में हुआ था। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि ने नदी, द्वीप और भूखंड में प्रतीक रखा है। नदी माँ का प्रतीक है, परंपरा का प्रतीक है तथा समष्टि चेतना का प्रतीक है। द्वीप जो है वो पुत्र का प्रतीक है, व्यक्ति तथा व्यक्ति चेतना का प्रतीक है। और भूखंड जो है वो पिता का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। अज्ञेय के अनुसार समाज और व्यक्ति के बीच नदी और द्वीप का संबंध है, माँ पुत्र जैसा संबंध है। समाज ही व्यक्ति को संस्कार देता है, समाज से व्यक्तित्व का अस्तित्व है। तो कविता को पढ़कर देखते हैं। कवि कहता है, हम नदी के द्वीप है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोन, कलिया, अंतरीप, उभार, सेकत कुल सब कुलाया उसकी करी है। कवि के अनुसार हम नदी के द्वीप है। जिस तरह द्वीप का सृजन नदी से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का निर्माण समाज से होता है। समाज ही व्यक्ति को निर्माण करते हैं। द्वीप यह नहीं कहते कि द्वीप को छोड़कर नदी स्रोतस्विनी बह जाए। नदी ही है जो द्वीप को आकार देती है। नदी के बिना द्वीप अधूरा सा है। उसी प्रकार समाज के बिना व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है। द्वीप के कोन, गलिया जो है, अंतरिप जो है, उभार जो है, शेखत कुल जो है, सब कुलाया नदी की देन है। इसलिए नदी माँ है। कवि कहता है माँ है वो है, इसी से हम बने हैं। इसलिए नदी माँ है, उसी से द्वीप बने हैं, उसकी सृष्टि हुई है। उसी प्रकार व्यक्ति के समस्त कोण, समस्त अस्तित्व परंपरा का देन है, समाज का देन है। इसीलिए परंपरा, संस्कृति, समष्टि व्यक्ति की माँ है। उसके बाद कवि कहता है किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप कहता है कि हम द्वीप है, हमारा कोई धारा नहीं है। हम बहेंगे तो हमारा वजूद ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहना मतलब रेत होना है। द्वीप के अनुसार हम स्थिर रहते हैं, कभी न बहते हैं। बह जाए से रेत हो जाएंगे, फिर हमारा स्थिर अस्तित्व का वजूद न रहेगा, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद कवि कहता है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पेड़ उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक कनला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो प्रवाहित होने का अर्थ जो है वो अपने वजूद को समाप्त करना है। द्वीप अगर प्रवाहित हो जाएगा, बह जाएगा, तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। बह जाने से क्या होगा? पेड़ उखड़ेगा, प्लावन होगा, गिर जाएगा, छूट खाएगा और बह जाएगा। परंतु एक बार टूट जाने से क्या दोबारा जिस प्रकार जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार एक बार चूर्ण होने के बाद भी धार नहीं बन सकते। बहने से द्वीप का वजूद समाप्त हो जाएगा। एक बार बह जाने से फिर से वो द्वीप नहीं बन सकेगा। रेत बनकर हम सलिल को तनिक कनला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो अगर द्वीप रेत बन जाता है तो रेत जो है वो पानी जो है वो रेतमय हो जाएगा। तो पानी अगर रेतमय हो जाएंगे तो पानी तो क्या होगा? अनुपयोगी हो जाएगा, खाने लायक नहीं हो जाएगा या व्यवहार योग्य नहीं हो जाएगा। द्वीप नहीं चाहते कि वो धारा बने और रेत बने, और रेत बनने का तात्पर्य यहाँ गंदा हो जाना है, पानी को अनुपयोगी बनाना है। द्वीप है हम, यह नहीं है श्राप, यह अपनी नियति है। तो द्वीप के अनुसार वो द्वीप है,
यह उनका क्या है, नियति है, भाग्य है, वो अभिशाप नहीं है। व्यक्ति समाजकारिणी है, व्यक्ति का समाज में बने रहना ही स्वाभाविक है। अपने अस्तित्व में रहकर ही समाज को पवित्र रखना चाहिए। अपने अस्तित्व से बाहर जाने से व्यक्ति भी रेत स्वरूप बन जाएंगे और परंपरा रूपी जल को गंदा और अनुपयोगी ही बनाएंगे। और दीप को अपने नियति को स्वीकार्य है। दीप अपने भाग्य के साथ ही रहना चाहते हैं। वो नहीं मानते कि दीप होना, नदी के दीप होना कोई अभिशाप है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। वो बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वो भूखंड अपना पितर है। दीप नदी के पुत्र है और नदी की गोद में ही निश्चित रूप से रहता है। नदी के किनारे जो भूखंड है, जो नदी से मिलती है, वही दीप के क्या है, पिता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाई हमको मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी शरारत से, अत्याचार से, जिस प्रकार नदी पर निर्भरशील है, उसी प्रकार व्यक्ति परंपरा पर नदी दीप को संस्कार देती है। उसी प्रकार समाज रूपी माँ व्यक्ति को संस्कार देते हैं। तो दीप कहता है कि तुम बहती चलो, तुम निरंतर बहती चलो और हम अपने पिता भूखंड से जो हमें अधिकार मिला है वो मिलता रहा है, बस तुम हमें संस्कार देती चलो। यदि तुम्हारे आह्लाद से, यानी तुम्हारी भयंकरता से या किसी दूसरे की अत्याचारता से हम में कोई बुरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर भी तुम हमें मांझती चलो, परिष्कार करती चलो। तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा खरखराता थे और तुम बढ़ती चलो। यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वो भी। तो कवि कहता है कि नदी को बहते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर उस बढ़ते रहने से, उस स्रोतस्विनी से, उस कर्मनाशा से, कीर्तिनाशा से या काल प्रवाहिनी से दीप के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, फिर भी दीप को स्वीकार है यह बात। यानी नदी के भयंकर रूप को भी दीप स्वीकार करते हैं और यही दीप का कायमा है। तो समाज भी मनुष्य को, यानी व्यक्ति को संस्कार देती है, मांझती है, परिष्कार करती है। उसी प्रकार परंपरा भी परिष्कार करती है, विकसित करती है व्यक्ति चेतना को। तो यह स्वीकार्य है। तो उसी में रेत होकर फिर चलेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर तकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। अगर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तुम्हारी भयंकर रूप से, तुम्हारे काल प्रवाहिनी से अगर हम बह जाते हैं, फिर भी क्या होगा, हम चल जाएंगे, जम जाएंगे, फिर हम देखेंगे, कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार और फिर हमारा वजूद जो है वो फिर से आकार ग्रहण करेगी कहीं पे जाकर। तो उसी समय भी तुम हमें क्या करना, संस्कार देना और रूप का आकार ग्रहण करेगा, नए व्यक्तित्व का आकार ग्रहण करेगा। इस प्रकार कवि ने नदी और दीप के माध्यम से समष्टि चेतना और व्यक्ति चेतना के अतुट संबंध को दिखाया है। अगर एक के अस्तित्व में कमी आ जाती है या एक के बिना एक का अस्तित्व में कमी आ जाती है तो ये समन्वय नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कवि ने व्यक्ति चेतना और समष्टि चेतना को नदी और दीप के माध्यम से या माँ पुत्र के माध्यम से समन्वय स्थापित किया है। तो उम्मीद है कविता पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज